हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। एमपी से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से मिल रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 6 विभागों की मैराथन बैठक ली है और अलग अलग विभागों की सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा की और इनमें स्कूल शिक्षा विभाग, PHE विभाग और खेल विभाग शामिल है। उच्च शिक्षा और जल संसाधन विभाग की भी समीक्षा हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का तेजी से क्रियान्वयन हो, सीएम राइस स्कूल का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। 40,000 करोड़ रुपए घर घर जल पहुंचाने पर खर्च कर रहे हैं और इसका पूरा लाभ मिलना चाहिए। और उसके साथ ही उच्च शिक्षा विभाग की बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नई स्टार्टअप नीति इंक्यूबेशन को जोड़कर इसके साथ काम की जाए। और खेल विभाग की समीक्षा बैठक में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अहम निर्देश दिए हैं। हर गांव में बच्चों के पास खेल का मैदान हो, ये सुनिश्चित करने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा में ओबीसी और SC/ST वर्ग समितियों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल, विधायक जालम सिंह पटेल, प्रदीप लारिया और कमलेश्वर पटेल शामिल हुए। 15 सदस्यीय समिति की बैठक में कार्य योजना पर मंथन किया गया। पिछड़ा वर्ग आंदोलन और उनकी मांगों को लेकर बैठक में रामखिलावन पटेल ने प्रस्ताव रखा। विधायक प्रदीप लारिया ने कहा कि अनुसूचित जनजाति की सिफारिशों का अध्ययन किया जाएगा, नियुक्तियों पर भी फैसला समिति करेगी। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने सदस्यों को सलाह देते हुए कहा कि विधानसभा की समितियों की समय समय पर बैठक होनी चाहिए, छुट्टियों में भी बैठक होगी, ये परंपरा शुरू करेंगे। सदस्यों की समस्या और समाधान के लिए अध्यक्ष का पूरा समर्थन होगा। दोनों की संयुक्त बैठकें होने से कई बार उस बारों में विचार करने में कुछ असुविधा होती थी, इसलिए ये प्रस्ताव आने पर मैंने विचार किया कि नियम के भीतर यदि अधिकार अपने को तो उस अधिकार का प्रयोग करते हुए विधानसभा की नियम समिति की बैठक बुला करके उस तरह का कर दिया कि दोनों समितियों को अलग अलग कर दिया। अब दोनों के विषय अलग है, दोनों अलग अलग तय करेंगे अपनी बात। तो आज बधाई देना चाहता हूं अध्यक्ष जी को, उन्होंने SC/ST और OBC को जो है अलग अलग समिति बना दी, उसके लिए उन्होंने आमंत्रित किया था। और दोनों समितियों के अध्यक्ष लारिया जी और जालम सिंह जी विधायक जी को बधाई भी देना चाहता हूँ। अच्छा पहल है, विधानसभा अध्यक्ष जी ने अच्छी पहल की है, अलग अलग कमेटियाँ बनाई है। बैठक हो, बैठक में एजेंडा आए और क्या मंशा है सरकार की, तब समझ में आएगा। मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों गायों की मौत को लेकर जमकर सियासत हो रही है। भोपाल के बैरसिया की गौशाला में गायों की मौत को लेकर कांग्रेस राज्य सरकार पर हमलावर है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस विधायक PC शर्मा की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी गायों की मौतों पर रिपोर्ट तैयार करेगी और बीजेपी नेताओं के कनेक्शन की भी पड़ताल करेगी। PC शर्मा ने कहा कि गुरुवार को सैकड़ों समर्थकों के साथ गौ संवर्धन बोर्ड के दफ्तर का घेराव करेंगे। वहीं जबलपुर में मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कांग्रेस जन्म से ही धर्म विरोधी पार्टी रही है और ऐसी पार्टी गायों की मौत की जांच करे, ये आश्चर्यजनक है। कांग्रेस इस पर सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। वहीं बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने अपनी सरकार से गायों के चारे के लिए राशि बढ़ाए जाने के साथ ही चारा उपलब्ध कराने की भी मांग की है। प्रदेश सरकार ने जांच की बात कही थी, वो जांच अभी तक शुरू नहीं हुई। वो उस पूरे मामले की जांच हो और उन पे 302 की धारा लगे, उनको जेल भेजा जाए, ये हमारी मांग है। और इन सब चीज़ों को लेके, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है, तो इन सब मामलों को लेकर कल एक प्रदर्शन करेंगे और गौ संवर्धन बोर्ड का घेराव करेंगे। उनके जो उपाध्यक्ष हैं गिरी जी, उनका भी घेराव करेंगे। आश्चर्य की बात है, उस कांग्रेस पार्टी का तो जन्म से ही इतिहास है कि वो धर्म विरोधी पार्टी है, वो संस्कृति विरोधी पार्टी है, वो जीवन मूल्यों को ध्वस्त करने वाली पार्टी है। कमेटी बना रहे, बनाइए कमेटी,
और कमेटी बनाओगे तो राजनीतिक उठापटक करोगे। तो ग्राम पंचायतों के सरपंच के पास वो फंड नहीं है जिसके कारण से गायों को ठीक ढंग से पोषण हो सके। और अब गांव के 5 गांवों को मिलाकर के एक गांव की गौशाला में 150, 125, 200 गायें आ रही है। तो उसको लेकर के निश्चित रूप से गायों के पोषण के लिए बजट में प्रावधान और अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। सूर्य नमस्कार योग है या उपासना पद्धति? इस बात का जवाब भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में देना होगा। आरिफ मसूद की इस प्रश्न से जुड़ी याचिका पर 8 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। आजादी के 75 साल पूर्ण होने के मौके पर केंद्र सरकार द्वारा देश भर में चलाए जा रहे 75 करोड़ योग कार्यक्रम प्रोजेक्ट को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अधिसूचना पर 1 जनवरी से 7 फरवरी तक आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 75 करोड़ सूर्य नमस्कार प्रोजेक्ट संचालित किए जा रहे हैं। वहीं मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि सूर्य नमस्कार उपासना भी है और एक्सरसाइज भी है। सूर्य की उपासना हमारी संस्कृति में सूर्य उदय के समय पर होती है। हम सब जानते हैं कि ये उपासना भी है और एक्सरसाइज भी है, दोनों चीज़ें हैं। और इसीलिए उसको सूर्योदय के समय किया जाता है। तो ये उपासना भी, सूर्य की उपासना हमारी संस्कृति में होती है। तो उपासना भी है और एक्सरसाइज भी है। अगली खबर गुना से, जहां पंचायत मंत्री का भतीजा बताकर पुलिस को रौब दिखाने वाले उदयराज सिंह सिसोदिया के मामले में अब नया पेंच आ गया है। मामले में कांग्रेस भी मैदान में उतर आई है। वीडियो वायरल होने के बाद अब फोटो पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने उदयराज सिंह सिसोदिया के पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के साथ वाले फोटो जारी किए और बताया कि उदयराज सिंह सिसोदिया के फंसने के बाद पंचायत मंत्री कांग्रेस के लोगों से नजदीकी बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। कांग्रेस का नाम लेकर जबरन आरोप लगाया जा रहा है। आपको बता दें, उदयराज सिंह सिसोदिया का वायरल वीडियो हुआ था जिसमें वो पंचायत मंत्री का भतीजा बताकर पुलिस वालों को धमकाता नजर आ रहा था। हालांकि राजगढ़ जिले के पचोर में इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये मैं आप लोगों के सामने कुछ फोटोग्राफ मेरे पास जो मंत्री जी के साथ उदयराज सिंह, इनके कितने पारिवारिक रिलेशन है ये आपको दिखाएं। ये उनके फादर बैठे उदयराज सिंह, रखपाल सिंह। ये गर्भगृह में शिवलिंग जी की पूजा कर रहे हैं उज्जैन महाकाल पे। गर्भगृह में वीआईपी के साथ कौन जा सकता है? ये मिस्टर उदयराज सिंह साथ करेंगे। ये उनके नजदीक संबंध कितने हैं कि आपको कुछ फोटोग्राफ के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये उनकी पत्नी बैठी है उदयराज सिंह की, बीच में महेंद्र सिंह सिसोदिया बैठे हैं और ये उदयराज सिंह बैठे हैं। इससे बड़े प्रूफ और क्या पार्टी मांगेगी? ग्वालियर की सब्जी मंडी में हुई पुतला दहन की घटना से प्रदेश की सियासत भी गर्म हो गई है। पुतला दहन में एक सब इंस्पेक्टर के झुलसने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री सुनील शर्मा का क्रैशर सील कर दिया गया है। साथ ही 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है क्योंकि ग्वालियर में आंदोलन की अगुवाई सुनील शर्मा ही कर रहे थे। हवाला दिया गया कि साल 2018 में इसकी लीज खत्म हो गई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि जब साल 2018 में लीज खत्म हुई थी तब कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वहीं घायल एसआई को दिल्ली रेफर कर दिया गया है और कुछ लोगों पर रासुका लगाने की भी तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हत्या का प्रयास का केस दर्ज करने को कमलनाथ और विवेक तनखा ने दमनकारी और दुरुपयोग बताया है। तनखा ने ट्वीट किया कि पुतला जलाना कोई अपराध नहीं है। वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि घायल पुलिसकर्मियों को लेकर सहानुभूति जताने की जगह कांग्रेस पुतले की बात कर रही है। नहीं, अभी एफआईआर आपको पता है 307 में हो गई हैं और उसमें जो है अभी एसआई को हमने सफदरजंग दिल्ली रेफर कराया है। पुतले में 5 लीटर पेट्रोल जलाना और जब पुलिस का कोई एसआई उसको बुझाने की कोशिश कर रहा हो तो पेट्रोल फेंक कर उसमें आग लगा देना, और ये जानते हुए कि पेट्रोल कितना तेज फैलता है। 307 का अपराध जब बनता है जब हम किसी को जान से मारने की नीयत से कोई घटना करें, और पुतला जलाना लोकतंत्र में ये सब चलता है। और अगर हम लोकतंत्र में पुतला नहीं जलाएंगे तो क्या करेंगे? कोई व्यक्ति को तो जला नहीं रहे, पुतले ही तो जला रहे हैं। एएसआई दीपक गौतम कितनी गंभीर अवस्था में जले हुए हैं, उन्हें आज दिल्ली रेफर किया गया है। उनके लिए एक शब्द संवेदना के नहीं अपितु उस अराजकता के, उस उपद्रवी मानसिकता के समर्थन में जो कांग्रेसी निकले हैं, वे बताएं जरा उन्होंने हजीरे के लिए अपनी सरकार के समय क्या किया।
रुक करेंगे भोपाल का। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर ये बैठक चल रही थी। मंत्री भरत सिंह कुशवाहा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एमपी सरकार के बजट को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। बैठक से बाहर निकलने के बाद एमएलए अजय विश्नोई ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सीएम ने विधायकों से बजट के लिए सुझाव मांगे हैं और विकास को लेकर सुझाव दिए जाएंगे। अजय विश्नोई ने ये बयान दिया है। तो आपको बता दें, आज बीजेपी विधायक दल की बैठक चल रही थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तमाम विधायकों को आज निमंत्रण दिया था। उनको बुलाया था कि आने वाले दिनों में जो बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है उसमें क्या कुछ सुझाव दिए जाएंगे विधायकों की तरफ से, और बजट को लेकर चर्चा हुई है। थोड़ी देर पहले ये बैठक खत्म हुई है। तमाम विधायक यहां पर पहुंचे हुए थे और आगामी बजट सत्र को लेकर के तमाम विधायकों ने यहां पर सुझाव दिए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारे सहयोगी शिखिल से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शिखिल, बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ सुझाव मिले हैं? बजट को लेकर के विधायकों को बुलाया गया था कि वो अपने सुझाव देंगे और फिर उसके बाद उसी के हिसाब से बजट की रूपरेखा तैयार होगी। देखिए, निश्चित तौर पर केंद्र सरकार के बाद अब राज्य सरकार का बजट आना है, मध्य प्रदेश सरकार का बजट आना, और इसे देखते हुए जो नेताएं, यानी यूं कहा जाए कि विधायकों से 1-to-1 आज चर्चा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की है। और ये बताया गया है जिस प्रकार से जो बयान सामने आया है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के जो विकास कार्य होने हैं उन्हें लेकर कहीं ना कहीं इस बजट में समावेश जो है वो किया जाएगा, और इसी को लेकर ये चर्चा यहाँ पर की गई है। न सिर्फ चर्चा बल्कि समस्याओं को भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों से चर्चा यहां पर की कि उनकी क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं वो आखिर क्या है, ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें बजट में शामिल किया जाना जरूरी है, या ऐसे कोई पहलू हैं जो अभी तक जिन पर सरकार का बहुत ज्यादा ध्यान न दिया गया और जिन्हें बढ़ाने की आवश्यकता हो। ये तमाम एजेंडा की जो पॉइंट थे उन पर आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधायकों से चर्चा की, मंत्रियों से चर्चा यहां पर की, और इतना ही नहीं बल्कि उनसे सुझाव भी मांगा है कि किस प्रकार से इस बार का बजट होना चाहिए। बताया जा रहा है कि तमाम विधायकों से और तमाम मंत्रियों से उनके कार्य क्षेत्र के जो 5 बड़े कार्य जो किए जाने हैं उनको लेकर भी सूची मांगी गई है ताकि इनको शामिल किया जा सके। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार का बजट आया उसमें राज्य सरकार के अंतर्गत जो योजनाएं हैं उनका खाका किस प्रकार से समावेशी किया जाए, किस प्रकार से उन्हें लिंक किया जाए, इसे लेकर भी बातचीत की गई है। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि आने वाले समय में बजट के पहले भी एक और बैठक की जाएगी और जिसमें 1-to-1 चर्चाएं की जाएंगी। सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने जिस प्रकार से हमसे बातचीत की और ये बताया कि जो चर्चा आज भी कई विधायकों से 1-to-1 की गई है, कई समस्याओं को साझा भी यहाँ पर किया गया है। इस बात का भी बताया गया है कि वित्त मंत्री ने जब इस पूरे बैठक के दौरान बताया कि जो बजट है मध्य प्रदेश सरकार का वो केंद्रीय और जो शहरी और जो ग्रामीण उन पर ही केंद्रित होगा, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जाएगा, ग्रामीण विकास पर जोर दिया जाएगा, शहरी विकास पर जोर दिया जाएगा। और इसी को चलते हुए छोटी विधानसभा और छोटे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन्हें कहीं ना कहीं प्रमोट करने के लिए, उनकी समस्याओं के लिए ये पूरी बैठक की गई थी। हालांकि बीते दिनों की अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठकें यहाँ पर की थी और निर्देश दिए थे कि शहरी विकास को लेकर खाका तैयार किया जाए, ग्रामों का मास्टर प्लान जो है वो तैयार किया जाए, जो उनकी शहरी अधोसंरचना के आधार पर जो प्लानिंग है उन्हें कहीं ना कहीं बढ़ाया जाए। तो ये तमाम निर्देश अब क्योंकि बजट आने वाला है तो इनमें काफी तेजी इन निर्देशों में आने में दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं सुझाव जो है वो मांगे जा रहे हैं। और इस बात को लेकर खासतौर से जोर दिया जा रहा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें विकास की गति कैसे बढ़ाई जाए, बजट उनको किस प्रकार से प्रस्तावित किया जाए, इन पर बातचीत की जानी होगी। तो इतना ही नहीं बल्कि जिस प्रकार से बयान यहाँ पर सामने आया, विधायकों ने बताया कि जो गौशालाओं को लेकर जो एक मामला यहाँ पर चल रहा है और साथ ही साथ सड़कों को लेकर जिस प्रकार से बातचीत यहाँ पर की गई है, क्योंकि शहरी क्षेत्र तो ठीक लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ सड़कों की समस्या है, निर्माण कार्यों की एक बड़ी समस्या है और साथ ही साथ उन्हें कहीं ना कहीं शहरों से जोड़ने के लिए एक बड़ी जो एक कनेक्टिविटी की समस्या नजर यहाँ पर आती है। और उसको देखते हुए विधायकों ने अपनी बात जो है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने कही है। अलग अलग विभागों के आधार पर भी बातचीत की गई है, जैसे महिला बाल विकास की योजनाओं को लेकर बातचीत की गई है। इसके अलावा जो आदिवासी बहुल्य जिले हैं उनके
जो जनप्रतिनिधि हैं, बीजेपी विधायक हैं, उनसे चर्चा की गई है कि किस प्रकार से हमें बजट में कौन सी क्या प्रावधान जो है किए जाने चाहिए। इसके अलावा ये भी बताया उन्होंने साफ तौर पर सामूहिक रूप से विधायकों से ये भी कहा है कि जो स्कूल एजुकेशन से जुड़े हुए जो योजनाएं हैं उनको और कैसे बेहतर यहाँ पर किया जा सकता है। महिला बाल विकास को लेकर भी उन्होंने कहा है कि आंगनबाड़ियों की स्थितियों को बेहतर करने के लिए जो जिस प्रकार से गोद लेने की बात उन्होंने यहाँ पर कही है कि आंगनबाड़ियों को गोद लेने की जो योजना है उसको चलाया जाए। और इसके अलावा महिला बाल विकास की ही लाडली लक्ष्मी योजना जो 2 की उन्होंने निर्देश दिए हैं। ऐसी तमाम विकासों को लेकर बातचीत की गई है। लेकिन पूरी बैठक का अगर लब्बू लुबाब यहाँ पर निकाला जाए तो वो यही नजर आता है कि बजट आने वाला है और इस बजट को लेकर किस प्रकार से शहरी विकास को और ग्रामीण विकास को बिल्कुल शिखिल, देखने वाली बात होगी। तमाम विधायकों को बुलाया गया, उनसे सुझाव मांगे गए। इन सुझाव में से कितनों को शामिल किया जाता है बजट में, ये भी आने वाले दिनों में साफ हो ही जाएगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो इस बैठक के बाद तमाम विधायक जो वहां पर पहुंचे, क्या कुछ सुझाव उन्होंने दिए हैं और क्या कुछ कहा वहां से निकलने के बाद, आइए आपको सुनवाते हैं। सीएम साहब ने समझाया, एक विशेष बैठक बुलाई थी। क्या एजेंडा सर बैठक? एजेंडा ऐसे कुछ नहीं था कि अपने क्षेत्रों में काम करिए, घूमिए, विकास करिए, पार्टी को आगे बढ़ाइए। सीएम साहब ने एक जनरल बात करी है कि आने टाइम में कैसे काम करना है। अपनी अपनी विधानसभाओं में जो बजट है आने वाला, अभी जो विधानसभा चलने वाली है मार्च में अप्रैल तक, उसमें बजट की दृष्टि से आम जनता से क्या क्या सुझाव लेके उस बजट में जुड़वा सकते हैं, उस दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लगभग, मुझे लगता है कि लगभग एमएलए से 1 to 1 में भी सब सार्वजनिक दृष्टि से बातचीत की है। खंडवा में हिंदू जागरण मंच ने पुलिस थानों में ज्ञापन सौंपकर शहर में धार्मिक स्थलों पर लगे लाउड स्पीकर्स को बंद करने की मांग की है। मंच का आरोप है कि लाउड स्पीकर्स से होने वाले कोलाहल से कॉलोनियों में रहने वाले लोग परेशान होते हैं। तेज आवाज के कारण स्कूल बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस लेने में भी दिक्कत होती है। इन लाउड स्पीकर्स पर दिन भर तकरीरें चलती रहती है। सभी धर्मों का पूरा सम्मान है, लेकिन लोगों को परेशान करना किसी भी धर्म के ग्रंथों में नहीं लिखा है। हिंदू जागरण मंच ने एक साथ शहर के 3 थानों में आवेदन देकर लाउड स्पीकर्स को हटाने की मांग की है। दिन में कई बार होती है, से आम जनता पीड़ित है। बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर, युवाओं की पढ़ाई पर ये एक मानसिक टेंशन देता है। तो ये टेंशन को समाप्त करने के लिए पूरे प्रदेश भर में समाज उठकर खड़ा हुआ है और जगह जगह से ये मांग कर रहा है कि इस प्रकार के अवैध ध्वनि विस्तार यंत्र जो मस्जिदों पे लगाए गए हैं, जिससे अजानें दी जा रही है, ये तत्काल प्रभाव रूप से बंद किया जाए। जबलपुर हाईकोर्ट ने मुस्लिम युवक और हिंदू युवती को साथ रहने की इजाजत देते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर 2 बालिग आपसी मर्जी के साथ रहना चाहते हैं तो इसमें मॉरल पुलिसिंग की इजाजत नहीं दी जा सकती। अपनी मर्जी से युवक के साथ रहने के युवती के बयानों के आधार पर हाईकोर्ट ने न सिर्फ दोनों को साथ रहने की इजाजत दी, बल्कि पुलिस को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। दरअसल जबलपुर के रहने वाले गुलजार और आरती ने बीते दिसंबर महीने में मुंबई भागकर बांद्रा कोर्ट में शादी कर ली थी। युवती के परिजनों की शिकायत पर पुलिस उन्हें मुंबई से तलाश कर जबलपुर ले आई थी। आरोप है कि इसके बाद युवती के परिजन उसे बनारस ले गए, जहां उस पर युवक के खिलाफ लव जिहाद कानून के तहत मामला दर्ज करवाने का दबाव बनाया गया। इस बीच युवक ने जबलपुर हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर कर दी। कोर्ट के निर्देश पर युवती को तलाश कर अदालत में पेश किया गया, जहां युवती के बयान सुनने के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें साथ रहने की इजाजत दे दी। लड़की के द्वारा एक हैबियस कॉर्पस दायर की। हैबियस कॉर्पस में माननीय उच्च न्यायालय ने लड़की मेजर है, दोनों लड़के लड़की मेजर हैं, इसके आधार पर उन्होंने संज्ञान लेते हुए लड़की ने उसमें स्टेटमेंट में दिया था कि मैं अपने पति के साथ जाना चाहती हूँ। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उनको लड़की को पति के पास भेज दिया है। लड़का लड़की दोनों लगभग 7-8 वर्ष से साथ में रह रहे थे। जबलपुर में फर्जी शादी कर गहने और नकदी लेकर अपने प्रेमी के साथ भागने वाली दुल्हन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसके 3 साथी भी पकड़े गए हैं। आरोपी दुल्हन रेणु उर्फ उर्मिला फर्जी शादी करने वाले एक बड़े गिरोह का सदस्य है, जिसने मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों में इस तरह की फर्जी शादियां की है। वर पक्ष के दिए जेवर और नकदी को लेकर वो फरार हो जाती थी। पकड़ी गई दुल्हन का असली नाम उर्मिला बर्मन है। गिरोह में 12 से ज्यादा लोग शामिल हैं, जो कुंवारे लोगों की तलाश में रहते हैं, जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है और शादी ना हुई हो। फिर गिरोह के सदस्य उन्हें सुंदर लड़की से शादी कराकर रुपए और नकदी लेकर फरार हो जाते हैं। फरियादी की रिपोर्ट पर
धारा 420 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और ये आरोपियों को सभी को गिरफ्तार किया गया। अब इनसे पूछताछ पर कई जगह 6-7 शादियाँ अलग अलग जगहों पर अलग अलग जिलों पर इनने करवाई है। उसके संबंध में बेचना में जो तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।